हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण। इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं एक गारंटी कमिट करना चाहता हूँ। जो भी इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देख गया, आज का दिन उसका वन ऑफ द बेस्ट डेज में से एक होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं, आप, हमारे माँ बाप जो तहे दिल से चाहते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल बने, यानी कामयाब हो, और सक्सेसफुल इंसान को देखकर बात करके आप उनसे बता सकते हैं कि वो सक्सेसफुल इंसान क्यों है। और वहीं एक अनसक्सेसफुल इंसान से बात करके उन्हें देख कर आप बता सकते हैं कि वो सक्सेसफुल क्यों बनेगा या बनेगी। अभी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं। सक्सेस के कुछ ट्रेड्स होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ इंडियन आर्मी, तो आर्मी के नाम से कुछ लिस्ट ऑफ ट्रेड्स जुड़े होते हैं, जैसे पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, एनर्जी, इंटेलिजेंस, ब्रेवरी, करेज। ऐसे ही सक्सेस के एक चैंपियन के कुछ ट्रेड्स होते हैं। एक चैंपियन अपनी ट्रेनिंग में, अपने माइंड में बहुत पहले चैंपियन बन चुका है, उसे बस इवेंट का वेट है। वैसे एक स्टूडेंट, रैंकर स्टूडेंट, इवेंट के बहुत पहले, एग्जाम के बहुत पहले रैंकर बन चुका है अपनी माइंड में, उसे बस इवेंट का वेट है प्रूव करने के लिए कि आई एम रैंकर। वैसे ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज बहुत पहले सक्सेसफुल इंसान बन चुके हैं। इंसान पहले सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, उसमें वो सब क्वालिटीज आती है जिसे देखकर कोई बता दे कि ये सक्सेसफुल है। वो क्वालिटीज पहले वो बिल्ड करता है, उसके बाद जाके किसी काम में सक्सेस मिलती है। रिसेंटली मैं एक आईएएस का मॉक इंटरव्यू देख रहा था, अगर उसमें भारत सरकार ने एक आपको आईएएस कैंडिडेट को नहीं बनाएगी कॉम्प्लीमेंट तो किया कि भारत भारत सरकार का सरकार अगर दुर्भाग्य आपको आईएएस नहीं बनाएगी है। ठीक है, तो भारत सरकार का शुभकामनाएं। दुर्भाग्य हो। मतलब ये लाइन सुनकर इमेज क्या बनती है कि उस कैंडिडेट में वो सब क्वालिटीज होंगी जो एक आईएएस ऑफिसर में होती हैं। यानी उनको देख कर, उनसे बात करके कोई भी बता दे कि वो एक आईएएस ऑफिसर है। वैसे ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज, सक्सेसफुल इंसान के कुछ ट्रेड्स होते हैं, कुछ खूबियाँ होती हैं जिन वजह से वो सक्सेसफुल बनते हैं। सक्सेसफुल बनने के बाद ये खूबियाँ आई वो नहीं। आप यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे, वहाँ पे मिल जाएगा कि आज, अब जाकर 50-60 साल के बाद जाकर सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज जो बिलियनर्स हैं उनकी क्या क्या हैबिट्स हैं। पर वो मेरे किस काम की? जैसे वो सुबह जल्दी उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। बिल गेट्स के पास झुक कर पैसे उड़ाने का टाइम नहीं होता, इतने बिजी रहते हैं। इलॉन मस्क 5-5 मिनट की मीटिंग करते हैं, खड़े खड़े मीटिंग करते हैं। ये सब चीज़ें किस काम की? ये सब तो उनको अब करना पड़ता है। सोचो, इलॉन मस्क नींद से उठ के बोले आज मेरा मन नहीं है, आज मैं काम नहीं करने जा रहा, न्यूज़ छप जाएगी, ट्वीट हो जाएंगे, इतना जल्दी। इतना प्रेशर होता है उनके ऊपर कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो लोग काम नहीं करेंगे, कंपनी नहीं चलेगी, और कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें अब करनी पड़ती है, इनका कोई वैल्यू नहीं है हमारी लाइफ में। लेकिन जिस आदतों की वजह से, जिस क्वालिटीज़ की वजह से वो सक्सेसफुल बने हैं, वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। नंबर 1, फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ये, क्योंकि मैं क्रिएशन फील्ड में हूँ तो मैं समझता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी की क्या वैल्यू है। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, आइडियाज़ की फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटल एजिलिटी। किसी भी चीज़ से, डिसीजन से, आइडिया से जुड़े नहीं पड़े हैं कि मतलब यही, मतलब यही, ये करना है, मतलब यही करना है, ये मैंने प्लान किया था, यही करना है। जो जैसा हो रहा है वैसा होने दूंगा, बस अपना हल्का सा टचअप देके, हाथ देके अपनी डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करूंगा। जैसे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो घूमते रहते हैं, उन्हें बस अपनी शेप देने के लिए हल्का सा टचअप देना पड़ता है अपनी डायरेक्शन में मोड़ने के लिए। तो वैसे ही खुद के आइडियाज से, डिसीजन से अटैच नहीं है कि अगर दिख गया इट्स नॉट वर्किंग तो ऐसा नहीं कि यार मैं इतना आगे आ गया हूँ, कितनी मेहनत लग चुकी है, कितना टाइम मैंने वेस्ट किया, कितनी एनर्जी मेरी इन्वेस्ट हुई है इसमें, अब मैं गिव अप कैसे कर सकता हूँ? इट्स नॉट वर्किंग, पर अब मैं कर चुका हूँ ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप चेस के जो मैचेस होते हैं उसमें प्लेयर्स 10-10, 15-15 मूव डीप कैलकुलेशन करते हैं, 30-30 मिनट, 40-40 मिनट तक सोचते हैं, इतनी एनर्जी जाती है, इतना टाइम जाता है। उसके बाद दिखता है कि अरे इस मूव का डिफरेंस है। मतलब पूरी 30 मिनट्स की जो कैलकुलेशन की थी एंड तक, वो एंड में आते आते उसका डिफरेंस मिल गया और वो सब वेस्ट हो गया। अब अगर वो सोचे, वैसा नहीं सोचते कि कर लेता हूँ ना, शायद इसको ना दिखे, पर अगर दिख गया तो हार जाएंगे। और हार जाएंगे मतलब और रिग्रेट होगा, क्योंकि मुझे पता था इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, पर फिर भी मैंने किया क्यों? रिग्रेट रहेगा। वाई डू समथिंग यू माइट रिग्रेट। लगे रहना कि होगा होगा, चेकमेट होगा, सक्सेस मिलेगी। चेकमेट नहीं है तो चेकमेट नहीं है। इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में चेकमेट नहीं है, इस सिचुएशन में सक्सेस नहीं है। शायद सिचुएशन बदलने पे पोजीशन बदलेगी तो शायद चेकमेट होगा, शायद सक्सेस होगी, पर इस सिचुएशन में, जो मेरी सिचुएशन अभी है, उसमें सक्सेस नहीं है। दिस डिमांड्स करेज। स्टीव जॉब्स जब पिक्सर के सीईओ बने, उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट एक 3D एनिमेटेड टॉय स्टोरी था। 1 साल तक टॉय स्टोरी की स्क्रिप्ट चली, स्क्रिप्ट पे काम किया। 1 साल के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, स्टीव जॉब को स्क्रिप्ट दिखाई गई और उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया उस स्क्रिप्ट को डिलीट करने में कि ये नहीं चलेगा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। जो इसमें वुडी का कैरेक्टर है, वो एक प्ले बॉय कैरेक्टर शो किया गया है, इसको चेंज करो और एक लाइकेबल कैरेक्टर में कन्वर्ट करो। इफ समथिंग इज नॉट राइट, यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर इट एंड से यू विल फिक्स इट लेटर। दैट्स व्हाट अदर्स डू, नॉट स्टीव जॉब्स। दोबारा से स्क्रिप्ट लिखने के बाद मूवी को एनिमेट करके लॉन्च किया गया। इट वॉज अ मोन्यूमेंटल सक्सेस ऑफ पिक्सर। नंबर 2, कैन डू एटीट्यूड। अगर ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है तो यस, मैं ये कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। कैसे होगा पता नहीं, पर अगर जेन्युइनली ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है तो यस, इट्स पॉसिबल, और हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। जब एप्पल ने मैकिंटॉश का लॉन्च किया था तो स्टीव जॉब्स ने लैरी कैनिसन, जो एप्पल के इंजीनियर थे, उन्हें कहा कि मैक का
बूट टाइम 10 सेकंड से रिड्यूस करो। जस्ट इमेजिन तुम अपना लैपटॉप खोलो और वो 10 सेकंड कम में खुल रहा है। उन्होंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल, 10 सेकंड बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टीव सेड अगर ये करने से तुम किसी की जान बचाओ, मतलब अगर तुम ये चीज़ करोगे तो शायद एक इंसान की जान बच सकती है, पर अगर तुम ये नहीं करोगे या करने में अनसक्सेसफुल हुए तो एक इंसान मर सकता है ये ना करने की वजह से। तो क्या अब तुम कर पाओगे? उन्होंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ। और 3-4 हफ्ते के बाद, मानोगे नहीं, 10 सेकंड की बात थी और उन्होंने 28 सेकंड कम करके दिखाया बूट टाइम। 28 सेकंड यार, 10 सेकंड इम्पॉसिबल लग रहा था और यहाँ 28 सेकंड बूट टाइम रिड्यूस कर दिया मैक का। ऐसा माइंडसेट कि हाँ अगर मेरा 95% स्कोर करना जरूरी है तो यस इट्स पॉसिबल। कैसे होगा वो अभी मेरे को नहीं पता, पर अगर सच में मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मेरे को 95% स्कोर करना ही पड़ेगा तो इट्स पॉसिबल। नंबर 4, करेज टू थिंक बिग एंड एंथुसियाज्म कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। बहुत देर से मैं एलॉन मस्क, कुछ स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर रहा हूँ, और रिसेंटली मैंने कुछ ऐसा पढ़ा जो मैंने सोचा ये तो मुझे शेयर करना पड़ेगा। और बहुत कम लोग एक्चुअली में जानते होंगे, सिर्फ उन्हें पता होगा जिन्होंने पर्सनली बुक्स पढ़ी हैं। 1999 में इलॉन मस्क ने अपना फर्स्ट ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस स्टार्ट किया था, x.com, जो इवेंचुअली अपने कॉम्पिटिटर के साथ मर्ज होकर पेपल बना 2000 में। तब तक पेपल के सीईओ इलॉन मस्क थे, वेकेशन पे गए थे घूमने के लिए, और वेकेशन पे ही उनको बोर्ड डायरेक्टर्स ने फायर कर दिया, कंपनी से निकाल दिया। पेपल से निकाले जाने के बाद इलॉन मस्क ने रॉकेट शिप से जुड़ी चाइल्डहुड मेमोरीज को वापस रिकॉल किया। स्पेस से रिलेटेड बहुत कॉमिक्स पढ़ते थे, वो सब रिवाइव किया और सोचा कि इसका कुछ तो कनेक्शन होगा। मे बी दिस इज माई कॉलिंग, कि मुझे स्पेस करना चाहिए। वापस से स्पेस के बारे में पढ़ना शुरू किया, रॉकेट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन की। एक हफ्ते बाद पेपल कंपनी की सक्सेस पार्टी थी। जितने भी इलॉन मस्क के क्लोज फ्रेंड थे, पेपल के इन्वेस्टर्स थे, वो सब आए पार्टी करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए इलॉन मस्क के साथ। और इलॉन मस्क ने पार्टी में आने से मना कर दिया। और जब एक दोस्त मना करता है तो बड़ा चुभता है। हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं और वो वहां पढ़ रहा है। तो वैसे ही एक दोस्त ने कहा कि हम इस कैबिन में पार्टी कर रहे हैं और इलॉन वहां सॉवियत रॉकेट मैनुअल पढ़ रहा है। ये चल रहा था इस तरफ, इनके दोस्तों की तरफ। दूसरी तरफ इलॉन मस्क की दुनिया ही अलग चल रही थी। वो पूरा पूरा दिन स्पेस रॉकेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं स्पेस ट्रेवल के बारे में। उनके वर्ड्स हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो इम्पैक्ट मार के जाए, जो लास्टिंग रहे, कि हाँ इलॉन मस्क था, उसने कुछ किया। उन्हें मोटा मोटा इंट्यूशन हो गया था कि मुझे स्पेस में कुछ करना है। एग्जैक्टली क्या करना है वो उन्हें नहीं पता था, पर हाँ मुझे स्पेस में कुछ करना है, वो कुछ आइडिया अब तक नहीं था। उन्हें ख्याल आया कि मुझे लॉस एंजलिस में ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड के टॉप एरोनॉटिकल थिंकर्स के अराउंड में रहूंगा तो शायद मुझे कुछ आइडिया दे पाए या शायद मेरी हेल्प कर पाए, और मुझे रिक्रूट में भी हेल्प होगी, आसानी होगी। इस सिचुएशन में जो हम सब करेंगे वही उन्होंने किया। अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कोशिश की कि कहीं से कोई कनेक्शन निकले जो स्पेस इंडस्ट्री में हो, और वैसा हुआ। उनके फ्रेंड के हस्बैंड एरोस्पेस इंजीनियर थे नासा के, जो मार्स पर पानी है या नहीं इस कंसेप्ट पे काम कर रहे थे। तो मस्क ने उनसे मीटिंग की, उनसे बात की, और उन्होंने उनको बताया कि हमारी एक मार्स सोसाइटी है जिसमें हम एक कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं कि हम चूहों को मार्स पे भेजेंगे। मस्क ने कहा मुझे भी इसमें ऐड करो, और आते ही ऐड करते उन्होंने सबसे पहले अपने $100,000 इन्वेस्ट कर दिए रिसर्च सेंटर बनाने में। लेकिन ये सब चल रहा था इलॉन मस्क की दुनिया में। दूसरी ओर उनके जो क्लोज फ्रेंड थे, इन्वेस्टर्स थे पेपल के, वो लोग बातें कर रहे हैं कि इलॉन मस्क करने क्या वाला है, स्पेस स्पेस की बातें कर रहा है। मुझे लगा ऑफिस स्पेस की बात कर रहा है, शायद रियल एस्टेट बिजनेस करना होगा, पर रॉकेट स्पेस में पैसा कैसे कमाएगा? अगले दिन इलॉन मस्क वापस आए अपनी रिसर्च करके, और उन्होंने आते ही बोर्ड डायरेक्टर से क्या पूछा, क्या चूहे वापस आएंगे, क्या हम चूहों को वापस ला सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ हम ला सकते हैं, बस उसमें बहुत सारा चीज की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक करो। मस्क यूज्ड टू फील कि एक एवरेज इंसान के लिए स्पेस के बारे में बातें करना, टाइम स्पेंड करना, एफर्ट यूज करना, वो सब टाइम वेस्ट है। लेकिन वो चाहते थे कि मैं इंटरप्लेनेटरी स्पीशीज को सबसे सस्ता बनाऊं और लोगों को अर्थ से मार्स पर लेके जाऊं सबसे चीप वे में। उनके हिसाब से, उनके कैलकुलेशन के हिसाब से $15 मिलियन खर्च हो रहे थे ट्रैवल में। और जब स्पेसएक्स फाइनली सक्सेसफुल हुआ कुछ सालों के बाद, तो इलॉन मस्क ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब मैं ये कंपनी स्टार्ट कर रहा था, जो मेरा फर्स्ट थॉट था वो ये था, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है स्पेस के बारे में, मेरे पास कोई प्लान नहीं है। क्यों मेरे पास कोई प्लान नहीं है, क्यों मेरे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, क्यों मेरे पास कोई पैटर्न नहीं है? इट इज ऑल एम्प्टी। और मैं अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसी चीज पे जिसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। इट वॉज ऑल एम्प्टी एंड क्रेजली रिस्की। बोर्ड डायरेक्टर से मिलने पर इलॉन मस्क के काफी कॉन्टैक्ट बन चुके थे जो स्पेस इंडस्ट्री में थे।
लेकिन मस्क के पास कोई प्लान नहीं था, तो वो डोमिनेंट नहीं थे उन एक्सपर्ट्स के सामने जो स्पेस इंडस्ट्री के पहले से हैं, जिन्हें बहुत नॉलेज है। इलॉन मस्क को इतनी नॉलेज नहीं, तो वो किस बेसिस पे उनसे कम्पीट कर सकते हैं, उनको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा बैक एंड पे शिफ्ट होने लगे कि अब तुम सब करो, क्या करना है, बस मुझे ये बताओ कि मैं चूहों को स्पेस में कैसे पहुंचाऊं, ये मेरा मेन मिशन है, मुझे हेल्प करो इसमें। उन्होंने कहा ठीक है, इसमें $20 मिलियन लगेंगे। ओके, इलॉन मस्क को फील हुआ, सेंस हुआ कि शायद यहाँ पे कुछ स्कैम है, शायद ये लोग मेरा पैसा खर्च करवाएंगे। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने उस स्पेस सोसाइटी से, मार्स सोसाइटी से रिजाइन कर दिया, और अगले ही दिन अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, द लाइफ टू मार्स फाउंडेशन। और क्योंकि अब इलॉन डोमिनेंट थे और दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट एनरोल कर रहे थे इनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिनमें से एक थे माइकल ग्रिफिन। ग्रिफिन CIA के वेंचर कैपिटलिस्ट थे और उसमें काम कर चुके थे, इनक्यूटर में भी, नासा में भी, JPL में भी। और यही इंसान 4 साल के बाद मस्क की कंपनी में SpaceX में स्पेस थिंकर चीफ का काम कर रहे थे। तो ये सब मिलकर अब इलॉन की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे। बहुत देर डिबेट चली, डिस्कशन हुआ, और ही केम अप विद द आइडिया कि हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम मार्स पे एक प्लांट ग्रो करेंगे और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम अर्थ में देखेंगे कि वहां पे ऑक्सीजन है या नहीं है और कितने टाइम लगता है प्लांट को ग्रो करने में। और वहीं पे किसी ने आइडिया दिया कि हम साइमल्टेनियसली अर्थ में भी एक प्लांट ग्रो करेंगे और चेक करेंगे जल्दी कौन ग्रो होता है। मस्क की एनर्जी देख के सारे जो एक्सपर्ट थे वो खुश हुए कि चलो फर्स्ट टाइम कोई बिलियनर है जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है स्पेस की चीज के लिए, और इतना एनर्जेटिक है और इतना सीरियस है इस टास्क को लेकर। जब बजट की बात आई तो इलॉन मस्क ने कहा कि कितने लग सकते हैं इसमें। उन्होंने कहा आपका कितना बजट है? इलॉन मस्क ने कहा कि मैं $20 से $30 मिलियन खर्च करने को रेडी हूँ, पर उससे ज़्यादा नहीं। उन्होंने कहा 25 मिलियन तो रॉकेट में ही लग जाएंगे, उसको लॉन्च करने में भी पैसे लगेंगे, उसके बाद कुल मिला के $200 मिलियन लग सकते हैं अगर आप इसको सही करना चाहते हैं। अब $200 मिलियन सुन के थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई और इलॉन मस्क ने कहा कि नहीं, ये तो ज़्यादा हो गया, मैं रशिया जाके पता करूंगा कि एक्चुअल में रॉकेट कितने में पड़ेगा ऐसा जो हम यूज़ कर सके। तो अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू उन्होंने जिम कैंट्रेल को कॉन्टैक्ट किया, जिन्होंने अमेरिका के लिए नासा में क्लासिफाइड अनक्लासिफाइड भी काम कर चुके हैं। वो रशिया गए और रशिया जाके उन्हें पता चला कि एक रॉकेट $8 मिलियन का मिलेगा। इलॉन मस्क ने कहा नहीं, 8 मिलियन में 2। पर अब रॉकेट की बार्गेनिंग कर रहे हैं तो थोड़े वो ऑकवर्ड हो गए कि क्या क्या कर रहे हो भाई। तो उन्होंने नहीं किया, ऑब्वियसली डील नहीं हुई और वो वापस आ गए। सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन के साथ बजट करके इलॉन मस्क ने कहा कि नहीं, हम ये खुद बनाएंगे, अपने खुद की रॉकेट बनाएंगे। सारे प्लान्स बंद, मस्क ने कहा सब बंद, कोई चूहों को नहीं भेजेगा, कोई प्लान ग्रो नहीं करेगा, हम रॉकेट्स बनाएंगे सस्ते चीप रॉकेट्स, जिससे ह्यूमंस इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल कर सकें सबसे सस्ते रेट में। अब सब कुछ सॉर्टेड था, मस्त जा रहा था, प्लान बन चुका है, सब कुछ सही था। बस एक प्रॉब्लम थी कि एक्चुअल में ये जो प्लान है ये बहुत ऑलरेडी हिस्ट्री में हो चुके हैं और बहुत सारे फ्लॉप हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। इलॉन मस्क भी जानते थे कि 99% चांस है ये कंपनी भी बाकियों की तरह फेल हो जाएगी, लेकिन 1% चांस है कि शायद ये सक्सीड कर जाए। और उसी 1% की वजह से मैं अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और वो 1% है टॉम मेलर। टॉम मेलर कौन है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब टॉम मेलर 12 साल के थे तो उन्हें साइंस प्रोजेक्ट मिला था कुछ बनाने के लिए, और उन्होंने अपने साइंस प्रोजेक्ट में क्या बनाया था? एक स्पेस शटल जो स्पेस में जाए, मतलब हवा में भी उड़े और जमीन पर भी आए, मतलब 2 इंजन होंगे जो स्पेस में भी जाए और जमीन पर भी आए। और जब फैल्कन 1 बना, हिस्ट्री का पहला रॉकेट जिसको हम रीयूज कर सकें, जो स्पेस में भी जाता है और वापस अर्थ पर भी आता है। और मेलर का क्या था? स्पेस शटल बनाया था जो हवा में भी उड़ता है और ग्राउंड पर भी वापस आता है। टॉम मेलर की वजह से स्पेसएक्स आज इलॉन मस्क की सिग्नेचर कंपनी बनी है। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन ऑफ स्पेसएक्स, ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये टॉम मेलर नहीं होते, अगर टॉम मेलर ने अपने 12 साल की उम्र में वो साइंस प्रोजेक्ट नहीं किया होता, तो शायद इलॉन मस्क का स्पेसएक्स आज बन नहीं पाता, सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और अगर हम ध्यान दें तो स्टीव जॉब की लाइफ भी कुछ ऐसी ही थी। उनके दोस्त स्टीव वॉजनियाक का पैशन था इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उन्होंने क्या किया, अपने टीवी के साथ मॉनिटर को कनेक्ट करने का आइडिया लिया।
ये आइडिया जब स्टीव जॉब्स को दिखा, स्टीव जॉब्स को स्पार्क हुआ, एकदम हिट हुआ, ये पोटेंशियल आइडिया है। और वहां से शुरुआत हुई पर्सनल कंप्यूटर्स की, एप्पल्स की। सेम इलॉन मस्क के साथ हुआ। उनके फ्रेंड का आइडिया था जो उन्होंने 12 साल की उम्र में प्रोजेक्ट में तब्दील किया था, और वही 12 साल का आइडिया कितने सालों के बाद जाके इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी का मेन बेस था, फंडामेंटल बेस। दिस इज थिंक बिग, दिस इज एंथुजियाज्म कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। इलॉन मस्क को कहाँ चूहे का आइडिया था, फिर प्लांट का आया, सब कुछ हटा के उन्होंने कहा नहीं मैं खुद के रॉकेट्स बनाऊंगा। खुद के रॉकेट्स बनाए, खुद के रॉकेट्स को ऐसा रॉकेट बनाया दुनिया का जो रीयूज हो सके सबसे कम दाम में, इतने लो प्राइस में कि उनको आगे जाके नासा का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। दिस इज थिंक बिग। नंबर 4, वैल्यूएबल थिंग्स फर्स्ट। वो सब लोग फोकस करते हैं उस चीज पे जो जरूरी है। बी प्रोडक्टिव नॉट बिजी। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी जिसमें लिखा था बीइंग बिजी इज अ सिंबोलिज्म ऑफ लेजी थिंकिंग। मैक्सिमम चीजें जो हम दिन में करते हैं, मोस्ट थिंग्स मेक्स नो डिफरेंस, यानी अपने दिन में मैक्सिमम चीजें जो हम करते हैं वो एक्चुअल में हमारी ग्रोथ में 1% भी फर्क नहीं लाता। वॉरेन बफे कहते हैं कि हमारे माइंड में जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी टू डू लिस्ट हैं, उसको अपने माइंड से निकाल दो और एक पेपर पे, नोटबुक पे लिख दो, सब लिख दो, और उसमें से सोच समझ के टॉप 25 को अलग कर दो। अब उस टॉप 25 को, जिसको आपने सोच समझ के लिखा है, उसमें से सोच समझ के प्रायोरिटी ऑर्डर में 5 टॉप 5 टू डू लिस्ट उठाकर अलग कर दो, और बचे हुए 20 को डिलीट कर दो, आपके लिए जरूरी नहीं। यही वो टॉप 5 जो आपको एक्चुअल में करने हैं, जो आपकी ग्रोथ में वैल्यू रखते हैं, जो आपको प्रोडक्टिव बनाएंगे, बाकी सब वेस्ट है। डू वैल्यूएबल थिंग फर्स्ट। जो काम जरूरी है वो करो, वो नहीं जो आपको बिजी रखता है। नंबर 5, रीडिंग। ऐसा कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं मिलेगा आपको जो बोलेगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ और मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन नहीं करता, क्योंकि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी अगर आपको कुछ भी न्यू क्रिएट करना है। यानी कुछ क्रिएट करने के लिए माइंड में कुछ तो होना चाहिए ना, जिसको बोलते हैं 1+1=3 वाला फंडा। मतलब अगर मेरे पास कोई एक आइडिया है और मेरे पास एक दूसरा आइडिया है, तो मैं उसको मिक्स करके, शफल करके, रीअरेंज करके एक नया आइडिया बना सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कुछ पहले से ही नहीं है तो मैं नया आइडिया कैसे बनाऊंगा? किस चीज़ को मैं शफल करूंगा? किस चीज़ को, कुछ डेटा होना चाहिए ना मेरे पास पहले से, जिसको क्रिएट करके, शफलिंग करके थोड़ा एक न्यू डेटा बना के एक न्यू आइडिया बनाया जाए। जितने भी बिलियनर्स हैं वो सब पढ़ते हैं अपने बैंक अकाउंट बुक चेक करने के लिए उनकी नेटवर्थ कितनी है। पर सीरियसली, वॉरेन बफे दिन में 8 घंटा पढ़ते हैं, बिल गेट्स साल में 50 बुक खत्म करते हैं, मार्क ज़करबर्ग एक हफ्ते में 1 बुक पढ़ते हैं, महीने में 2 बुक्स खत्म करते हैं, और इलॉन मस्क पढ़ते हैं ही। ये थी कुछ क्वालिटीज हाईली सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज की, जो अपनी लाइफ में इन आदतों की वजह से, इन खूबियों की वजह से सक्सेसफुल बने। सक्सेसफुल बनने के बाद ये खूबियाँ आई वो नहीं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करना, क्योंकि इस वीडियो में मेरा इतना एफर्ट गया है, इतना एफर्ट गया है। कहते हैं ना कुछ वीडियोस जो आपको रुला देती हैं, मतलब जिसमें तुम अपनी जान लगा देते हो, इस वीडियोस में, कुछ वीडियोस में, तो ये वन ऑफ दोज वीडियोस है जिसने लगभग रुला दिया। 3 बार मेरे को शूट करना पड़ा, इतनी लंबी स्क्रिप्ट थी। ये इलॉन मस्क की स्टोरी याद करने में ही बहुत टाइम चला गया, याद नहीं हो रही थी। लिख तो लिया था मैंने, पर याद नहीं हो रही थी, तो याद करने में बहुत टाइम चला गया। उसके बाद एडिटिंग में बहुत टाइम लगने वाला है अभी। तो इतनी मेहनत के बाद अगर कोई लाइक कर दे तो अच्छा लगता है, मतलब मेहनत सफल। तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़रूर लाइक करना, और लोगों के साथ शेयर करना। जितने ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी उतना फ़ायदा होगा। और इस वीडियो का बेस्ट फेवरेट कमेंट जो आप करने वाले हो उसको पिन कर देना।